इतिहास केवल किताबों के पन्नों में दर्ज कुछ सूखी तारीखें और निर्जीव तथ्य नहीं है। इतिहास उन करोड़ों धड़कनों का शोर है जो समय की बेरहम रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गईं। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में मानव सभ्यता ठीक से कपड़े पहनना और बोलना भी नहीं सीख पाई थी, तब राजस्थान की इस तपती हुई रेत के नीचे एक ऐसा विशाल महानगर अपनी पूरी भव्यता के साथ धड़क रहा था, जहां के लोग पक्की और यहां तक कि लकड़ी की नालियां बनाते थे, जहां के दूरदर्शी किसान विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से खेत जोतते थे और जहां के वैद्य दिमाग की जटिल शल्य चिकित्सा यानी ब्रेन सर्जरी करना जानते थे। ये कहानी है उस अनाम सभ्यता की जिसे समय के क्रूर थपेड़ों और सूखती नदियों ने निगल लिया, पर जिसकी राख आज भी चीख चीख कर अपने उन्नत होने की गवाही देती है। ये कहानी है अजेय काली बंगा की। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, रणभूमि में उतरने से पहले हमेशा हथियारों की धार जांची जाती है। आज का ये लेक्चर कोई सामान्य बोरिंग क्लास नहीं है, ये एक टाइम ट्रैवल है। आज हम 4000 साल पीछे जाएंगे और कालीबंगा की उन गलियों में चलेंगे जहां कभी हमारे पूर्वजों के कदम पड़ते थे। अगर आप इस ऐतिहासिक सफर के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, इस सिनेमाई यात्रा का पूरा खजाना यानी इस क्लास की अत्यंत महत्वपूर्ण हस्तलिखित PDF आपको मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। जो विद्यार्थी वास्तव में अपना सिलेक्शन चाहते हैं वे अभी जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सफलता का असली रोड मैप वहीं सुरक्षित है। सर, कालीबंगा का नाम सुनते ही मुझे और मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है। किताबों में इतने सारे उत्खनन करता है, इतने सारे अलग अलग साक्ष्य हैं, 5 स्तर हैं, 9 सत्र हैं, और फिर परीक्षा में आने वाले वो घुमावदार प्रश्न। समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कहाँ से पढ़ें। क्या आज हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो RPSC और RSSB बोर्ड पूछता है? दृष्टि, तुम्हारा ये डर स्वाभाविक है, लेकिन आज के बाद कालीबंगा से कोई भी प्रश्न तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। आज का हमारा ये पूरा कंटेंट कोई सामान्य नोट्स नहीं है। ये NCERT, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSE, हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रामाणिक पुस्तकों और 2018 से 2024 तक के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की निचोड़ भट्टी से पककर निकला हुआ शुद्ध सोना है। हम केवल तथ्य नहीं रटेंगे, बल्कि मानसर की ट्रिक से उन्हें हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में छाप देंगे। तो चलो समय का पहिया घुमाते हैं। दृष्टि, सबसे पहले उस जमीन को समझो जहां हम खड़े हैं। सिंधी और राजस्थानी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। यहां खुदाई के दौरान काले रंग की मिट्टी की चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े सतह पर बिखरे हुए मिले, जिसके कारण इस जगह का नाम ही कालीबंगा पड़ गया। ये पुरातात्विक स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। आज इस नदी को हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, जो एक मृतप्राय नदी है। लेकिन दृष्टि, क्या तुम जानती हो कि इस खजाने को सबसे पहले किसने देखा था? सर, किताबों में तो अमलानंद घोष का नाम लिखा है, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। यही तो इतिहास की गूढ़ता है। अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में इसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल के रूप में पहचाना और आधिकारिक खोज की। लेकिन इससे भी बहुत पहले 1917 में इटली के एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट लुइजी पियो तेस्सितोरी इस इलाके में आए थे। उन्होंने सबसे पहले इस जगह पर एक प्राचीन बस्ती होने का दावा किया था, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि ये एक प्रागैतिहासिक हड़प्पाकालीन स्थल है। असली श्रेय अमलानंद घोष को ही जाता है। लेकिन दृष्टि, असली समस्या खोजकर्ता में नहीं बल्कि उत्खननकर्ताओं के नाम याद रखने में आती है। हाँ सर, BB लाल, BK थापर, MD खरे, जगतपति जोशी। परीक्षा में हम सब भूलकर मिक्स कर देते हैं कि कौन कहाँ था। अब नहीं भूलोगी। जब इतिहास के नाम उलझने लगें तो वहां मानसर की ट्रिक काम आती है। अपनी नोटबुक निकालो और इस जादुई पंक्ति को लिखो। अमल ने 52 में काली चूड़ियां खोजी, लेकिन 61 में ब्रजवासी और बालकृष्ण ने MDH मसाले डालकर जगत के पति और मधुबाला के साथ मिलकर 9 दिन तक 5 स्तरों पर खुदाई कर दी। सर, ये तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का डायलॉग लग रहा है। इसे डिकोड कैसे करेंगे? यही तो मेरा तरीका है। चलो इसे डिकोड करते हैं। अमल ने 52 में खोजी। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष यानी A घोष ने इसकी आधिकारिक खोज की। 61 में ब्रजवासी और बालकृष्ण, 61 से 69 तक इसका व्यापक उत्खनन हुआ। इसका नेतृत्व BB लाल यानी ब्रजवासी लाल और BK थापर यानी बालकृष्ण थापर ने किया। MDH मसाले, MD खरे, MDH से MD खरे याद रहेगा।
जगत के पति जगतपति जोशी, मधुबाला उत्खनन दल में शामिल प्रमुख महिला पुरातत्वविद मधुबाला ने किया। इनके साथ एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव भी थे। 9 दिन तक 5 स्तरों पर इन सभी ने मिलकर 9 सत्रों में कालीबंगा की खुदाई की, जिसमें उन्हें 5 स्तरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब बताओ दृष्टि, क्या परीक्षा के भारी दबाव में भी ये ट्रिक तुम्हारे दिमाग से निकलेगी? अब 1 लाइक तो बनता है दोस्त। ये ट्रिक तो दिमाग की हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव हो गई। अब एग्जामिनर चाहे जो पूछ ले। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 और रीट 2023 का सवाल सुनो। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया और इसके प्रमुख उत्खननकर्ता कौन थे? ए 3 स्तर आरसी अग्रवाल, बी 5 स्तर बीबी लाल और बी के थापर, सी 4 स्तर अमलानंद घोष, डी 8 स्तर दयाराम साहनी। मेरे भावी अधिकारियों, परीक्षा हॉल में एग्जामिनर आपके डर के साथ खेलता है। इस प्रश्न को मानसर एलिमिनेशन मेथड से कैसे हल करेंगे देखो। ऑप्शन ए, इसमें आरसी अग्रवाल का नाम है। इतिहासकार अग्रवाल साहब आहड़ और गणेश्वर सभ्यता से जुड़े हैं। कालीबंगा से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसे तुरंत एलिमिनेट करें। ऑप्शन सी, इसमें अमलानंद घोष का नाम है। घोष साहब ने 1952 में केवल खोज की थी। उन्होंने 9 वर्षों तक चलने वाला व्यापक उत्खनन यानी एक्सकवेशन नहीं किया था और स्तर 5 थे, 4 नहीं। ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। ये नाम हड़प्पा 1921 और राजस्थान के बैराट सभ्यता से जुड़ा है, कालीबंगा से नहीं। बचता है ऑप्शन बी। हमारी ट्रिक के अनुसार कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों 5 लेवल्स में किया गया था, जिसका नेतृत्व 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने किया। सही उत्तर बी है। अब तैयार रहो, आगामी आरपीएससी परीक्षाओं में एग्जामिनर एक कदम आगे जाएगा और पूछेगा, कालीबंगा के उत्खनन दल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शंस होंगे ए एमडी खरे, बी जगतपति जोशी, सी मधुबाला, डी एसआर राव। हमारी एमडीएच वाली ट्रिक से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि एसआर राव, जिन्होंने लोथल की खोज की थी, इसमें शामिल नहीं थे। यही है स्मार्ट स्टडी की ताकत। कालीबंगा का उत्खनन भारतीय पुरातत्व के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला पहला प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल था। 5 स्तरों का पुरातात्विक महत्व ये है कि ये सभ्यता के क्रमिक विकास, ग्रेजुअल एवोल्यूशन को दर्शाता है। नीचे के 2 स्तर प्राक हड़प्पा संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ऊपर के 3 स्तर पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति को दर्शाते हैं। ये विभाजन स्पष्ट करता है कि कालीबंगा अचानक नहीं बसा, बल्कि इसका एक लंबा और निरंतर विकास क्रम था। जी से दृष्टि, जब पुरातत्वविदों ने 5 स्तरों तक खुदाई की तो उन्हें 2 अलग-अलग सभ्यताओं के दर्शन हुए। सबसे नीचे के 2 स्तर लेवल 1 और 2 प्राक हड़प्पाकालीन यानी सोथी सिस्वल कल्चर थे और ऊपर के 3 स्तर लेवल 3, 4 और 5 विकसित हड़प्पाकालीन थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ सभ्यता का बचपन और उसकी जवानी दोनों के साक्ष्य दबे पड़े थे। प्राक हड़प्पा काल की 2 ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। ऐसी क्या विशेषताएं थी सर, जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिली? पहला सबसे बड़ा साक्ष्य, विश्व का सबसे प्राचीन जुता हुआ खेत, अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड इन द वर्ल्ड। जब दुनिया के पश्चिमी देशों के लोग जंगलों में भटक रहे थे और शिकार कर रहे थे, तब राजस्थान के किसान कृषि विज्ञान के चरम पर थे। यहाँ के खेत में ग्रिड पैटर्न में जुताई की गई थी, यानी आड़ी और तिरछी रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका अर्थ है कि वे एक साथ 2 फसल बोना जानते थे। आमतौर पर दूरी वाली कतारों में सरसों और पास वाली कतारों में चना बोया जाता था। ये उनके उन्नत कृषि विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और दूसरा सबसे बड़ा साक्ष्य, जो एक त्रासदी की कहानी कहता है, भूकंप के सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य, अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकली रिकॉर्डेड अर्थक्वेक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक बीबी लाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व यहां एक भयानक प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप आया था। इस भूकंप ने प्राक हड़प्पा बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आज भी उत्खनन में मिली मकानों की दीवारों में पड़ी गहरी और चौड़ी दरारें, फॉल्ट लाइंस और क्रैक्स उस खौफनाक दिन की गवाही देती हैं। इस विनाश के कुछ समय बाद विकसित हड़प्पा के लोगों ने उसी मलबे पर एक नया और अधिक व्यवस्थित शहर बसाया। एक और सवाल, आरएएस प्री 2021 और रीट 2022, निम्न में से किस हड़प्पन स्थल से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ए धौलावीरा, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदाड़ो। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हल करने की निंजा टेक्निक समझो। आपको सिर्फ उत्तर नहीं रटना है, बल्कि बाकी ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करना है। ऑप्शन ए धौलावीरा, गुजरात का यह शहर अपने अद्भुत जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग और रिजर्वॉयर्स और नगर के 3 भागों में विभाजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, भूकंप के लिए नहीं।
ऑप्शन बी लोथल, ये भी गुजरात में है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह, डॉकयार्ड या सी पोर्ट था। ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस शहर से विशाल स्नानागार, ग्रेट पब्लिक बाथ, विशाल अन्नागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ऑप्शन सी कालीबंगा, यही वो स्थान है जहां से लकड़ी के हल्के निशान, जुते हुए खेत और भूकंप की दरारें मिली हैं। अतः सही उत्तर सी है। अगली बार आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न को थोड़ा घुमाकर दागेगा। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? वहां ऑप्शन होंगे प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। आपका उत्तर होगा प्राक हड़प्पा काल, प्री हड़प्पन फेज। इसे अपनी नोटबुक के सबसे ऊपर लाल पेन से लिख लो, ये आरपीएससी का अगला ट्रम्प कार्ड है। भूकंप और जुते हुए खेत के साक्ष्य का एक साथ मिलना एक महत्वपूर्ण भू पर्यावरणीय संबंध स्थापित करता है। ये दर्शाता है कि कालीबंगा के निवासी प्रकृति की अनुकूलता, उपजाऊ कृषि भूमि और उसकी प्रतिकूलता यानी विनाशकारी भूकंप, दोनों के बीच संतुलन बनाकर जीवन जी रहे थे। भूकंप के बाद बस्ती का पुनर्विकास उनके अदम्य जीवट का प्रमाण है। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले दिमाग के पन्नों को पलटते हैं। एक योद्धा कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं भूलता। दृष्टि, मैं सवाल पूछूंगा, तुम रैपिड फायर जवाब दोगी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो आलस छोड़कर तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप करेंगे। खोज कब और किसने की? 1952, अमलानंद घोष। उत्खनन के मुख्य नायक? ट्रिक याद है सर, MDH मसाले, बीबी लाल और BK थापर, 1961 से 59। भूकंप और जुते खेत के साक्ष्य किस काल के हैं? प्राक हड़प्पा काल के। शानदार, अद्भुत। अगर आपको भी ये सब याद हो रहा है तो बिना किसी कंजूसी के वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें रात रात भर जागकर ऐसा डीप रिसर्च कंटेंट बनाने की ऊर्जा और ऑक्सीजन देता है। और हाँ, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी सीट बेल्ट बांध लें। चलिए अब प्रवेश करते हैं कालीबंगा के मुख्य नगर और उसकी रहस्यमयी वास्तुकला में। दृष्टि, विकसित हड़प्पा काल लेवल 3, 4 व 5 में कालीबंगा एक सुव्यवस्थित महानगर बन चुका था। नगर 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी टीला, जो एक समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के आकार का था, 240 बाय 120 मीटर का, इसे एक मोटी दीवार से 2 हिस्सों में बांटा गया था। यहां शासक या पुरोहित वर्ग रहता होगा। दूसरा था पूर्वी टीला, निचला नगर, जो 235 बाय 360 मीटर का था, जहां आम जनता रहती थी। सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही टीले अलग अलग सुरक्षा दीवारों, फोर्टिफिकेशन या प्राचीर से घिरे हुए थे। ये दोहरी किलेबंदी कालीबंगा की एक विशिष्ट पहचान है। सर, मैंने एक जगह पढ़ा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी यानी 3rd कैपिटल कहा था, लेकिन दूसरी तरफ इसे दीनहीन बस्ती यानी पुअर या डेस्टिट्यूट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ऐसा विरोधाभास क्यों? बहुत ही बेहतरीन और विश्लेषणात्मक सवाल। यही तो इतिहास का विरोधाभास है, पैराडॉक्स है। कालीबंगा का नगर नियोजन उत्कृष्ट था। यहाँ के हर घर में निजी कुएं थे जो अंडाकार, एग शेप्ड थे। लेकिन इसे दीनहीन बस्ती इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के अधिकांश मकान कच्ची ईंटों, सन ड्राइड मड ब्रिक्स से बने थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग आग में पकी ईंटों के महलों में रहते थे, जबकि कालीबंगा के लोगों ने ईंटों को पकाने के लिए भट्टी की आग का नहीं बल्कि राजस्थान की कड़ी धूप का इस्तेमाल किया। यहाँ ईंटों का एक निश्चित वैज्ञानिक अनुपात था, 4:2:1, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। पक्की ईंटों, बर्न्ट ईंटों का प्रयोग केवल उन जगहों पर किया गया जहां पानी का संपर्क था, जैसे नालियां, कुएं, चबूतरे और दरवाजे की दहलीज। और सबसे आश्चर्यजनक बात, जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिली, यहां से लकड़ी की नालियों यानी वुडन ड्रेनेज सिस्टम के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने पेड़ के मोटे तनों को खोखला करके नालियां बनाई थीं। आमतौर पर लकड़ी हजारों सालों में सड़ जाती है, लेकिन राजस्थान के शुष्क मौसम ने इसे बचा लिया। RSMSSB वीडियो 2021 और पटवार 2021। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहां से लकड़ी की नालियों और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? A. सुरकोटड़ा, B. कालीबंगा, C. चन्हुदड़ो, D. बनावली। इस प्रश्न में फंसाने वाले ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए एक एक को बेनकाब करते हैं। ऑप्शन A. सुरकोटड़ा, ये गुजरात में है और यहां से मुख्य रूप से घोड़े की हड्डियां मिली थीं। ऑप्शन C. चन्हुदड़ो, ये पाकिस्तान में है। ये मनके और सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक बनाने का औद्योगिक केंद्र था। यहां से वक्राकार ईंटें मिली थीं, अलंकृत नहीं। ऑप्शन D. बनावली, हरियाणा के इस स्थल से मिट्टी का बना हुआ हल, टेराकोटा प्लो मिला था। सही उत्तर है B. कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां एक घर के फर्श में अलंकृत ईंटों, डेकोरेटेड ये ऑर्नामेंटेड टाइल्स का प्रयोग किया गया था, जिन पर प्रतिच्छेदी वृत्त, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स और ज्यामितीय डिजाइन बने हुए थे। लकड़ी की नाली तो इसका ट्रेडमार्क है ही।
अगली परीक्षा का सीधा और तीखा वार होगा, किस प्रख्यात इतिहासकार ने कालीबंगा को हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी माना है? आपका उत्तर बिना पलक झपकाए आना चाहिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस लाइन को अपनी नोटबुक में हाइलाइटर से मार्क कर लो। कच्ची ईंटों का उपयोग, दीनहीन बस्ती, ये संकेत नहीं देता कि वे तकनीकी रूप से पिछड़े थे, बल्कि ये उनके द्वारा स्थानीय पर्यावरण, लोकल एनवायरनमेंट और संसाधनों के अनुकूलन को दर्शाता है। राजस्थान की भीषण गर्मी में कच्ची ईंटों के मकान अंदर से अधिक ठंडे रहते हैं। वहीं अलंकृत ईंटों का फर्श मिलना समाज में कुलीन या समृद्ध वर्ग की उपस्थिति का प्रमाण है, जो अपनी कलात्मक अभिरुचि के लिए धन खर्च कर सकता था। सर, कालीबंगा के लोग पूजा किसकी करते थे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में तो पशुपति शिव और मातृदेवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। क्या यहाँ भी वैसी ही मूर्तियां मिली हैं? नहीं दृष्टि, बिल्कुल नहीं। कालीबंगा की धार्मिक मान्यताएं बाकी हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल अलग थीं, और यही बात आरपीएससी के पेपर सेटर्स को सबसे ज्यादा पसंद है। अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा लिखो, कालीबंगा से ना तो कोई मंदिर मिला है और ना ही मातृदेवी की कोई मूर्ति मिली है। ये मातृसत्तात्मक समाज तो था, लेकिन मातृदेवी की पूजा के स्पष्ट प्रमाण यहां से गायब है। तो फिर वो पूजा कैसे करते थे? दुर्ग क्षेत्र के दक्षिणी भाग में ईंटों से बने चबूतरों पर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं यानी फायर एल्टर्स एक पंक्ति में मिली हैं। इन वेदियों के पास जानवरों की हड्डियां, राख और कोयला भी मिला है, जो ये स्पष्ट संकेत देता है कि यहाँ अग्नि पूजा और पशु बलि की प्रथा रही होगी। ये अनुष्ठान वैदिक संस्कृति से एक आश्चर्यजनक जुड़ाव या लिंक दिखाता है। और उनका खान पान और व्यापार कैसा था सर? क्या वो लोग भी बाहरी दुनिया से जुड़े थे? ये लोग व्यापार में उस्ताद थे। यहाँ से मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक के समान बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है। घरों के आंगनों में तंदूर मिले हैं, जो आज के खाना पकाने के तरीकों से मेल खाते हैं। माप तौल के लिए उनके पास मानकीकृत बाट, मेजरिंग वेट्स थे। वे मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों और चने की खेती करते थे। पालतू जानवरों में कुत्ते, बैल और मरुस्थल के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण ऊंट की हड्डियां, कैमल बोन्स, बहुतायत में मिली हैं। लेकिन यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानसर की वार्निंग सुन लो। आरपीएससी चीख चीख कर कहता है कि कालीबंगा से चावल के साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिले हैं। ना ही यहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, न लोहे के, न नहर के। जो मिला है वो तो याद रखना ही है, लेकिन जो नहीं मिला है उसे याद रखना सिलेक्शन के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा नहीं वाले विकल्पों में फंसाता है। एक और सवाल जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2023 और असिस्ट प्रोफेसर में पूछा गया था, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यहां से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। बी, यहां से चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। सी, यहां से ऊंट की हड्डियां मिली हैं। डी, यह एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। यहां सत्य असत्य का मनोवैज्ञानिक खेल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दुर्ग क्षेत्र से 7 हवन कुंड एक कतार में मिले हैं। ऑप्शन सी भी सही है। राजस्थान के मरुस्थलीय परिवेश में ऊंट की हड्डियां मिलना अत्यंत तार्किक है। ऑप्शन डी भी सत्य है। हड़प्पा की सभी प्रमुख बस्तियां नगरीय या अर्बन थीं। ऑप्शन बी असत्य है। चावल के साक्ष्य मुख्य रूप से गुजरात के लोथल और रंगपुर से तथा राजस्थान में आहड़ सभ्यता उदयपुर से मिलते हैं, कालीबंगा से नहीं। इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। राजस्थान के मरुस्थल में कालीबंगा में चावल नहीं उगता, वहां तंदूर की रोटी खाई जाती है और ऊंट चलता है। एलिमिनेशन का ये सबसे देसी और सटीक तरीका है। अग्नि वेदिकाओं का मिलना सिंधु घाटी सभ्यता, जो मुख्य रूप से मूर्ति पूजक और प्रकृति पूजक मानी जाती है, और बाद की वैदिक सभ्यता, जो यज्ञ और अग्नि प्रधान थी, के बीच एक संभावित सांस्कृतिक निरंतरता का संकेत देता है। बेलनाकार मोहरें ये सिद्ध करती हैं कि कालीबंगा केवल एक क्षेत्रीय कृषि बस्ती नहीं थी, बल्कि वैश्विक व्यापार नेटवर्क का एक अक्रिय हिस्सा थी। एक गहरी सांस लो विद्यार्थियों, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब तक का सफर कैसा रहा? दिमाग की नसें खुल रही हैं? चलो चेक करते हैं तुम्हारा फोकस। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया? क्योंकि मकान कच्ची ईंटों के थे। नालियां किस चीज से बनी थी? लकड़ी के खोखले तनों से। कितने हवन कुंड अग्निवेदिकाएं मिले? 7। क्या मातृदेवी की मूर्ति मिली? बिल्कुल नहीं। जिन विद्यार्थियों के जवाब मेरे पूछने से पहले ही दिमाग में आ रहे हैं, समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो बच्चे थोड़ा अटक रहे हैं, वो घबराना मत। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। इस वीडियो को तुरंत अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो महंगी कोचिंग का भारी भरकम खर्च नहीं उठा सकते। शिक्षा बांटने से बढ़ती है। और हाँ, पीडीएफ के लिए मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सर, ये क्या है? 4000 साल पहले इंसानी खोपड़ी में 6 छेद? क्या उस समय भी क्रूर हत्याएं होती थीं या ये कोई तंत्र मंत्र का हिस्सा था? दृष्टि, शांत हो जाओ।
ये कोई क्रूर हत्या या तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि ये एक इंसान को बचाने की हताश और वैज्ञानिक कोशिश थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप में शल्य चिकित्सा यानी ब्रेन सर्जरी या ट्रेपिनेशन का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक साक्ष्य है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र किए गए हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानियों और पैथोलॉजिस्ट्स के अनुसार ये मस्तिष्क शोथ यानी हाइड्रोसेफेलस नामक गंभीर बीमारी का इलाज करने का प्रयास था। छेद के किनारों पर हड्डी के भरने के निशान बताते हैं कि सर्जरी के बाद भी वो बच्चा कुछ समय तक जीवित रहा था। सोचो हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी। आज के न्यूरोसर्जन जो काम अत्याधुनिक मशीनों से करते हैं, हमारे पूर्वजों ने तांबे के औजारों से उसका सफल प्रयास किया था। अद्भुत। मुझे तो गर्व हो रहा है अपनी विरासत पर। सर, जब कोई मर जाता था तो उनके अंतिम संस्कार के तरीके क्या थे? कालीबंगा से शवों की अंत्येष्टि यानी डिस्पोजल ऑफ द डेड की 3 प्रमुख विधियां प्राप्त हुई हैं, जो उनके दर्शन और पुनर्जन्म में विश्वास को दर्शाती हैं। पूर्ण समाधिकरण यानी कंप्लीट बरियल, शव को सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर करके आयताकार या अंडाकार गड्ढों में दफनाना। शव के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और दर्पण रखे जाते थे। आंशिक समाधिकरण यानी फ्रैक्शनल बरियल, शव को पहले पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले में छोड़ देना और फिर बची भी हड्डियों को एक कलश में डालकर दफनाना। दाह संस्कार यानी क्रिमेशन, शव को जलाना। यहाँ से चिरायु कब्रें यानी जॉइंट बरियल्स भी मिली हैं, जहाँ 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। इसके अलावा कपालखंड और कुछ प्रतीकात्मक समाधियां यानी सिंबॉलिक बरियल्स भी मिली हैं, जहां शव नहीं केवल बर्तन दफनाए गए हैं। ये सब मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ के प्रति उनके गहरे विश्वास की ओर इशारा करता है। चिकित्सा विज्ञान के साक्ष्य पर एक शानदार PYQ देखो, जो RAS प्री 2018 और RPSC लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। यहाँ एग्जामिनर सीधा और सटीक फैक्ट चेक कर रहा है। आइए बाकी स्थलों की भी शल्य चिकित्सा करते हैं। ऑप्शन ए बालाथल। उदयपुर स्थित इस स्थल से कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो एक अलग मेडिकल अचीवमेंट है लेकिन शल्य चिकित्सा नहीं। ऑप्शन सी आहड़। उदयपुर की ये सभ्यता तांबे गलाने की भट्टियों के लिए यानी ताम्रवती नगरी के लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी गणेश्वर। सीकर स्थित ये स्थल कांतली नदी के किनारे है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से 99% शुद्ध तांबे के उपकरण मिले हैं। ऑप्शन बी कालीबंगा। ये वही एकमात्र स्थान है जहाँ 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली है यानी ब्रेन सर्जरी। भविष्य के एग्जाम्स में प्रश्न की गहराई बढ़ेगी। कालीबंगा में प्राप्त बच्चे की खोपड़ी में कितने छिद्र थे और वो किस बीमारी के इलाज का पुरातात्विक संकेत है? आपका उत्तर होगा 6 छिद्र, मस्तिष्क शोथ या ब्रेन सर्जरी। ये वो स्तर है जो आपको लाखों की भीड़ से अलग कर देगा। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य न केवल उनकी चिकित्सा विज्ञान में निपुणता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि हड़प्पा समाज में बीमार या विकलांग व्यक्तियों की देखभाल की जाती थी। अंत्येष्टि के 3 प्रकार ये दर्शाते हैं कि कालीबंगा एक बहुसांस्कृतिक या विविध मान्यताओं वाला समाज रहा होगा, जहां अलग अलग समूहों के लोग अपने अपने तरीकों से अंतिम संस्कार करते थे। जी सर। दृष्टि किसी भी प्राचीन सभ्यता की पहचान उसकी फिंगरप्रिंट उसके मिट्टी के बर्तनों से होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक BK थापर की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार कालीबंगा के प्राक हड़प्पा काल यानी पीरियड 1 से 6 विशिष्ट प्रकार के मृदभांड 6 फैब्रिक्स ऑफ पॉटरी लेबल्ड एज फैब्रिक A to F प्राप्त हुए हैं। इनमें फैब्रिक A सबसे विशिष्ट और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला था, जो निर्माण में थोड़ा कच्चा था। फैब्रिक E बफ रंग का और फैब्रिक F भूरे रंग का था। ये बर्तन मुख्य रूप से लाल और गुलाबी रंग के थे, जिन पर काले और सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां, फूल पत्ती, बतख, मछली, कछुए और हिरण के चित्र उकेरे गए थे। ये उनकी उच्च कलात्मक अभिरुचि और प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। सर, जब ये सभ्यता इतनी उन्नत थी, पक्की नालियां, वैज्ञानिक कृषि, शल्य चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कला, तो फिर इसका अंत कैसे हो गया? लोग कहाँ चले गए? ये इतना बड़ा महानगर अचानक वीरान कैसे हो गया? प्रकृति जब करवट लेती है दृष्टि, तो बड़े बड़े इंसानी गुरूर और गगनचुंबी साम्राज्य कुछ ही पल में रेत के ढेर में बदल जाते हैं। कालीबंगा के पतन को लेकर इतिहासकारों में कई मतभेद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और भयंकर सूखे ने इसे मार दिया। केनेडी जैसे इतिहासकार महामारी का तर्क देते हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक कारण, जिसे RPSC और अधिकांश इतिहासकार सही मानते हैं, ये है कि घग्गर हकरा प्राचीन सरस्वती नदी का मार्ग बदल गया और वो अंततः सूख गई। जल ही जीवन है। जब नदी सूख गई तो उनका विश्व प्रसिद्ध कृषि तंत्र नष्ट हो गया।
पीने का पानी खत्म हो गया और लोगों को अपना ये प्यारा शहर छोड़कर पलायन करना पड़ा। इसके अलावा प्राग हड़प्पा काल में आए विनाशकारी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस नदी के मार्ग को बदलने और सभ्यता के पतन में बड़ी भूमिका निभाई होगी। दुर्भाग्यवश इतनी समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता का इस तरह दुखद हास हो गया, लेकिन 4000 साल बाद भी अपनी राख में ये हमारे लिए ऐसे सबक छोड़ गई है जो आज के आधुनिक समाज के लिए भी प्रासंगिक हैं। अब एक प्रश्न देखो जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कालीबंगा से 6 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। 2. यहां से मातृदेवी की मूर्तियां बहुतायत में मिली हैं। 3. ये घग्गर नदी के किनारे स्थित थी और इसके सूखने से इसका पतन हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। ये प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट की गहराई और एनालिटिकल पावर को नापता है। कथन 1 पूर्णतः सत्य है। बी के थापर की रिपोर्ट 1969-75 में फैब्रिक ए से एफ तक के 6 प्रकार के मृदभांडों का स्पष्ट और विस्तृत उल्लेख है। कथन 2 पूर्णतः असत्य है। मैंने पहले ही चीख कर बताया था कि कालीबंगा से मातृदेवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। कथन 3 पूर्णतः सत्य है। घग्गर सरस्वती नदी ही इसकी जीवन रेखा थी और उसी का सूखना इसके पतन का मुख्य कारण बना। अतः कथन 1 और 3 सही हैं, विकल्प सी एकदम सटीक है। मातृदेवी नहीं मिली, इस एक छोटे से तथ्य ने आपको इतने बड़े और जटिल प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंचा दिया। यही है एलिमिनेशन का जादू। कालीबंगा का पतन मानव सभ्यता और पर्यावरण यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन का एक ज्वलंत उदाहरण है। घग्गर हकरा नदी तंत्र का सूखना, जो संभवतः टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण सतलज और यमुना के मार्ग परिवर्तन का परिणाम था, ये सिखाता है कि कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, वो पारिस्थितिकीय पतन के आगे बेबस हो जाती है। चलिए विद्यार्थियों, क्लास खत्म होने से पहले अंतिम वार करते हैं। रैपिड फायर राउंड 3। मृदभांड कितने प्रकार के? 6। खोपड़ी में कितने छेद? 6। पतन का सबसे प्रामाणिक कारण नदी का सूखना या मार्ग बदलना। हड़प्पा सभ्यताओं की तीसरी राजधानी किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। घग्गर नदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज हमने इस क्लास में सिर्फ कुछ कच्ची ईंटों, टूटे हुए बर्तनों और सूखी हुई नदियों के बारे में नहीं पढ़ा है। आज हमने उस इंसानी जज्बे, उस अदम्य साहस को पढ़ा है जिसने 4000 साल पहले इस बेरहम मरुस्थल की छाती चीरकर दुनिया का पहला खेत जोत दिया था। अगर वो लोग बिना किसी मशीन के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के, तांबे के औजारों से एक बच्चे की खोपड़ी की सफल सर्जरी कर सकते हैं, अगर वो लोग भयंकर भूकंप से तबाह होने के बाद भी उठ खड़े हो सकते हैं और लकड़ी की नालियां बना सकते हैं, तो क्या तुम अपने हाथों में मौजूद इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, किताबों के ढेरों और अपने माता पिता की उम्मीदों और आशीर्वाद के दम पर एक प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं कर सकते? तुम कालीबंगा की उन पक्की ईंटों की तरह हो जिन्हें भट्टी की आसान आग ने नहीं बल्कि राजस्थान की तपती धूप और संघर्षों ने फौलाद बनाया है। तुम्हारी परिस्थितियां आज चाहे कितनी भी दीनहीन क्यों ना हो, तुम्हारी यही मेहनत तुम्हें एक दिन तुम्हारे साम्राज्य की राजधानी बनाएगी। जब भी रात को पढ़ते हुए आंखें थकने लगें, जब भी लगे कि सिलेबस का पहाड़ टूट रहा है और हार मान लेनी चाहिए, तो बस एक बार आंखें बंद करके याद करना कि तुम उस महान मिट्टी के वारिस हो जहां सभ्यताएं पैदा होती हैं। सर, आज के बाद कालीबंगा से या राजस्थान के इतिहास से कोई भी प्रश्न आ जाए, मेरा पेन परीक्षा हॉल में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। इस एक क्लास ने जैसे पूरा इतिहास मेरी आंखों के सामने जिंदा कर दिया है। मेरे सारे डर खत्म हो गए हैं। और यही मेरा अंतिम उद्देश्य है दृष्टि। इतिहास केवल रटने की चीज नहीं है, इतिहास जीने की चीज है, महसूस करने की चीज है। और जो विद्यार्थी इस सिनेमाई अनुभव को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, जो इतिहास को जीना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा तोहफा है। आप सभी विद्यार्थी अभी इसी वक्त गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और हमारा टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें। वहां मेरे ऐसे ही अत्यंत रिसर्च बेस्ड सिनेमैटिक हिस्ट्री कोर्सेज उपलब्ध है जो इतिहास के हर पन्ने को आपके जहन में हमेशा के लिए उतार देंगे। और हाँ, जो विद्यार्थी वास्तव में अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस है, उनके लिए मेरी तरफ से एक विशेष घोषणा है। कोर्स ज्वाइन करते समय या टेस्ट सीरीज लेते समय चेकआउट पर MANSIR51 कूपन कोड का उपयोग करें। जो शुरुआती 200 विद्यार्थी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कालीबंगा और संपूर्ण राजस्थान के इतिहास की प्रीमियम टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये एक गुरु का वादा है।
याद रहे, ये मौका केवल पहले 200 विद्यार्थियों के लिए है। अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी पैदा की है, अगर तुम्हें लगा है कि आज तुमने कुछ ऐसा सीखा है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी सरकारी नौकरी के एक कदम और करीब ले जाएगा, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर उस स्टडी ग्रुप और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि दुआओं के रूप में कई गुना होकर वापस आता है। और याद रहे, इस पूरी क्लास की शानदार हस्तलिखित पीडीएफ और नोट्स के लिए मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मान सर आज के इस ऐतिहासिक सफर से आपसे विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, तुम्हें सिर्फ इतिहास पढ़ना ही नहीं, तुम्हें अपना इतिहास रचना है। जय हिंद। जय राजस्थान।